नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। झारखंड के आदिवासी इलाके संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरी डेमोग्राफी बदल दी है। घुसपैठिए फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करके भारत के नागरिक बन गए हैं। वो आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और तमाम इलीगल एक्टिविटीज चला रहे हैं। घुसपैठियों की वजह से झारखंड में आदिवासियों की आबादी लगातार घटती जा रही है। मुसलमानों और ईसाइयों की आबादी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से ट्राइबल्स के लिए पहचान का संकट खड़ा हो गया है। उनके कल्चर पर खतरा मंडरा रहा है। आदिवासियों की मिटती पहचान से चिंतित झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वो घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें राज्य से बाहर करे। आज की बात में हम झारखंड की बदलती डेमोग्राफी, घुसपैठ की समस्या और इस पर हो रही सियासत की चर्चा करेंगे। वहीं यूपी के स्कूल टीचर्स ने योगी सरकार के एक आदेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अटेंडेंस लगाने से इनकार कर दिया है। यह पूरा मामला क्या है, आज की बात में इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र में कल एमएलसी का इलेक्शन है और उससे पहले महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच किस तरह रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रही है, 11 सीटों के चुनाव में कौन सा गठबंधन ताकतवर है और किसके लिए मुश्किल है, इस पर भी एक नजर डालेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक की सुनवाई एक बार फिर टल गई, लेकिन बिहार में नीट का पेपर लीक होने के मामले में सीबीआई को बड़ी कामयाबी मिली है। सीबीआई ने नीट का पेपर लीक करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नीट का पूरा अपडेट आपको देंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं झारखंड के आदिवासी इलाकों में बांग्लादेशियों की घुसपैठ की खबर से। झारखंड में बांग्लादेशियों की घुसपैठ और आदिवासियों की घटती आबादी का मामला तब सुर्खियों में आया जब झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो संथाल परगना में रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान करके, गिनती करके उनको डिपोर्ट करने का एक्शन प्लान कोर्ट को बताए। झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की बेंच ने दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर, साहेबगंज और गोड्डा जिलों के डीएम को आदेश दिया कि वो अदालत को यह बताएं कि इन जिलों में कितने घुसपैठिए रह रहे हैं। जमशेदपुर के रहने वाले दानियाल दानिश ने झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल की थी कि संथाल परगना में बड़ी तादाद में घुसपैठिए दाखिल हो गए हैं, जिससे वहां की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आदिवासियों की संख्या घट रही है। पिटिशनर दानियाल ने अदालत से कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, उनकी जमीनों को गिफ्ट डीड के जरिए हथिया रहे हैं। घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनके नाम पर रिजर्व पोस्ट को रिमोट से चला रहे हैं। पिटिशनर दानियाल ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से यह भी कहा कि झारखंड के बंगाल से लगने वाले जिलों में घुसपैठियों ने बहुत बड़ी तादाद में मस्जिदें और मदरसे कायम कर लिए हैं। झारखंड में जो कुछ जिले हैं अब वो हम लोगों के हाथ से निकल गए हैं। उनका डेमोग्राफी बदल दिया गया है। केंद्र या राज्य सरकार किसी ने कुछ नहीं किया। इस पर माननीय न्यायालय ने केंद्र से भी मांगा था रिपोर्ट और उनका रिप्लाई, और राज्य से भी मांगा था। वो बोलते हैं कि वो जानते हैं, वो बोलता है कि वो जानते हैं। तब माननीय न्यायालय ने 6 जिलों के डिप्टी कमिश्नर को बोला कि आप एफिडेविट फाइल कीजिए और उसमें 3 चीज देखना है। जो बांग्लादेशी या इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनको डिटेन करना है, डिपोर्ट करना है और उसको जो है एक तरह से कहिए कि उनका वोटर राइट्स या जो भी है उसको अभी पता कराना है कि ये कहाँ से आधार कार्ड या मान लीजिए वोटर आईडी या ये लोग इवन पासपोर्ट बनाए हैं या एक दूसरे पर क्रिमिनल केसेस भी कर लेते हैं। ये कैसे हो रहा है और किनके साथ पे हो रहा है, उनको सबको इन लोगों को पकड़ना है। झारखंड हाईकोर्ट ने जिस मसले पर सुनवाई की उसको लेकर संथाल परगना के लोग बहुत दिनों से आवाज उठा रहे हैं। कई सोशल वर्कर्स आदिवासियों की कम होती आबादी, बदलती डेमोग्राफी को लेकर चिंता जता चुके हैं। संथाल परगना में घुसना दरअसल इसलिए आसान है क्योंकि वहां से बांग्लादेश केवल 15 किलोमीटर दूर है। संथाल परगना की सीमा पश्चिम बंगाल से लगती है और वहां से बांग्लादेश बॉर्डर ज्यादा दूर नहीं है। संथाल परगना के लोग अक्सर कभी पैदल, कभी नाव से नदी पार करके बंगाल आते जाते रहते हैं। अब अगर बांग्लादेश से किसी को झारखंड में दाखिल होना है तो उसे बस ये 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। बांग्लादेश बॉर्डर करीब होने की वजह से ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां बंगाल से होते हुए झारखंड में दाखिल हुआ जा सकता है। झारखंड का पाकुड़ जिला बांग्लादेश बॉर्डर के सबसे करीब पड़ता है। वहां काम करने वाले सोशल एक्टिविस्ट धर्मेंद्र कुमार ने घुसपैठ के पूरे नेक्सस के बारे में बताया।
घुसपैठ करके झारखंड में बसने वाले बांग्लादेशियों के पास कई बार दोनों देशों के आई कार्ड मिलते हैं, जिससे वो अक्सर आराम से बांग्लादेश और भारत के बीच में आ जा सकते हैं। पहले तो बांग्लादेशी आते थे और कहीं कहीं जाके बस जाते थे, पकड़े भी जाते थे, जिसमें हम लोगों ने पकड़ा था, थाना में डाला था और थाना से उसको तत्कालीन कुछ ले दे के छोड़ दिया गया था, या जो भी पैरवी के बदौलत छोड़ा गया हो। हम लोग हाई कोर्ट गए थे और इस पर संज्ञान लिया गया था। तत्कालीन जो है पदाधिकारी जो थे पुलिस के, उनको सस्पेंड किया गया, लेकिन वो बांग्लादेशी आज तक नहीं पकड़े गए, कहाँ गए। लेकिन अब तो ये लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आते हैं। एजेंट इस इलाके में फिट है। वो एजेंट बांग्लादेश से, चाहे वो मोहदीपुर के रास्ते हो या बंगाल इधर नलटी आपका जंगीपुर के रास्ते हो या इंग्लिश पाड़ा इधर बड़रवा से उधर जो उस रास्ते हो, ये लोग सिस्टमेटिक ढंग से आते हैं यहाँ पर। उसको सिस्टमेटिक ढंग से बसाया जाता है। इतना ही नहीं, ये लोग बहुत बड़ा एक कल्चर एक पनपाया है कि आदिवासी गांव जहाँ इस्लाम का दूर दूर तक कोई साठगांठ नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। ऐसे भी आदिवासियों से मुस्लिम लोग दूरी बनाए रखते थे, क्योंकि आदिवासी सुअर खाते हैं, जिससे इस्लाम धर्म को मना, इसलिए वहाँ नहीं। लेकिन अभी एक नया सिस्टम चला है कि जैसे लव जिहाद चल रहा है, उसी तरह संथाल और पहाड़िया के बीच में शादी जिहाद, बिहार लड़कियों से, आदिवासी लड़कियों से शादी करना, उसके संपत्ति को अधिकार में लेना और फिर वहाँ पर अपना घर बना के रहना, और उस घर को वो लोग नाम देता है जमाई टोला, यानी हम आदिवासियों के जमाई हैं। ऐसा भी बहुत सारा टोला आपको इस इलाके में देखने को मिलेगा। काफ़ी चिंताजनक है। हमको तो लग रहा है जो पाकिस्तान बांग्लादेश बंटवारा जो हुआ और एक गलियारा की तैयारी थी कि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को मिलाने के लिए एक रास्ते की ज़रूरत है गलियारा का, तो वो गलियारा आज तैयार है, जनसंख्या के आधार पर हो, और ये जनसंख्या का जो आधार बढ़ा है ये बांग्लादेशियों के कारण है। अगर सही ढंग से इस क्षेत्र का जो है समीक्षा किया जाए और जांच किया जाए तो 70% वोटर बांग्लादेशी निकलेंगे। अगर हम आबादी का डेटा देखें तो साफ पता चलता है कि संथाल परगना के सभी जिलों में आदिवासियों की जनसंख्या घट रही है। पिछले कई सालों में संथाल परगना में मुसलमानों और ईसाइयों की आबादी तेजी से बढ़ी है। बांग्लादेश बॉर्डर के सबसे करीब के पाकुड़ जिले में पिछले 10 साल में मुसलमानों की पॉपुलेशन लगभग 40% बढ़ गई है। पड़ोस के साहिबगंज जिले में मुस्लिम आबादी 37% बढ़ गई है। इसके उलट कभी आदिवासियों की आधी आबादी वाले संथाल परगना में अब ट्राइबल्स लगातार कम होते जा रहे हैं। 1951 में संथाल परगना की कुल आबादी में आदिवासियों की हिस्सेदारी लगभग 45% थी, जो 1961 में घटकर 38% रह गई। उसके बाद हर 10 साल में होने वाले सेंसस में ट्राइबल पॉपुलेशन लगातार कम होती गई। 2011 में संथाल परगना के सभी जिलों में आदिवासियों की आबादी केवल 28% रह गई थी। वहीं 1951 में जहां मुसलमान 10% से भी कम थे, वो बढ़कर अब लगभग 23% हो गए हैं। अगर आप संथाल परगना के जिलों में जाएं तो हर कुछ दूरी पर आपको एक नई मस्जिद या नया मदरसा नजर आएगा। ये मदरसे और मस्जिदें भी घुसपैठ कराने में रोल अदा करते हैं। बांग्लादेश से झारखंड में दाखिल होने वाले घुसपैठिए सबसे पहले इन्हीं मस्जिदों और मदरसों में आकर ठहरते हैं। फिर उनके भारत के नागरिक होने के फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार कराए जाते हैं और वो आराम से भारत के नागरिक बनकर रहने लगते हैं। जब इंडिया टीवी के संवाददाता नीतीश चंद्र पाकुड़ पहुंचे तो उनको ऐसी ही तस्वीर नजर आई। देखिए, ये पाकुड़ से बरहड़वा जाने वाली सड़क है और यहाँ इस तरह की ढेरों मस्जिदें आपको नज़र आएंगी। और ऐसी मस्जिदें पिछले कुछ सालों में बनी हैं और नई मस्जिदें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आबादी भी बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर से जो आदिवासी और मुस्लिम आबादी का अनुपात है वो तेज़ी से बदलता जा रहा है। 2001 और 2011 की जनगणना की यदि आप तुलना करें तो पाकुड़ में ये जो अनुपात है आदिवासी और मुस्लिम आबादी का वो तेज़ी से बदला है। मुस्लिम आबादी जो है वो 37% बढ़ी है, जबकि संथाल की आबादी सिर्फ 11% बढ़ी है। इसी तरह साहिबगंज की बात करें तो संथाल की आबादी 20% बढ़ी है, जबकि मुसलमानों की आबादी 40% बढ़ी है। और इस तरह के इलाकों में जो नई आबादी आ रही है वहाँ जाहिर है नई मस्जिदें बन रही है, नए मदरसे बन रहे हैं। और ये मदरसे और जो मस्जिद हैं वो बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक
पनाहगार के तौर पर साबित होती हैं, शरण स्थली के तौर पर साबित होती हैं और यहाँ से उन्हें कई तरह की मदद भी मिलती हैं और इसके बाद उन्हें कई तरह के पहचान पत्र उपलब्ध हो जाते हैं और यहीं से वो शुरुआत होती है, जिसके बाद वो धीरे धीरे यहाँ आकर स्थापित हो जाते हैं। झारखंड में बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों के लिए फेक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बाकायदा फेक वेबसाइट्स भी चलाई जा रही हैं और सरकार को भी इसकी खबर है। पिछले साल गृह मंत्रालय ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था। इसमें बताया गया था कि 120 से ज्यादा फेक वेबसाइट्स नकली बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का काम कर रही हैं। होम मिनिस्ट्री ने झारखंड सरकार को स्पेशली वार्न किया था कि राज्य में बहुत सी वेबसाइट्स चल रही हैं जो घुसपैठियों के लिए नकली बर्थ सर्टिफिकेट बना रही हैं। होम मिनिस्ट्री की एडवाइजरी मिलने के बाद झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने सभी जिलों के एसएसपी और कलेक्टरों को चिट्ठी लिखी थी। उनको बताया था कि संथाल परगना में बड़ी तादाद में घुसपैठिए दाखिल हो रहे हैं। उनको मदरसों में, मस्जिदों में पनाह दी जा रही है। उनका नाम वोटर लिस्ट में डालकर झारखंड में बसाने का पूरा नेटवर्क चल रहा है। संथाल परगना के साहिबगंज जिले के बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने भी इस बारे में चुनाव आयोग को लेटर लिखा था। अनंत ओझा ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि उनकी असेंबली सीट राजमहल में 8 से 10 हजार मुस्लिम वोटर अचानक बढ़ गए और राज्य सरकार इसकी जांच नहीं करा रही। भारत की नागरिकता हासिल करने के बाद इन घुसपैठियों का असली खेल शुरू होता है। वो आदिवासी लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, उनसे शादी करते हैं और फिर उनकी जमीनें हासिल करने की कोशिश करते हैं। दरअसल आदिवासी अपनी जमीन किसी को बेच नहीं सकते। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के तहत ट्राइबल्स अपनी जमीनें लीज पर भी नहीं दे सकते। इसलिए अब घुसपैठियों ने आदिवासियों की जमीन हड़पने का एक नया रास्ता निकाल लिया। घुसपैठिए इसके लिए आदिवासियों से एक गिफ्ट डीड कराते हैं, यानी डॉक्यूमेंट तैयार करके आदिवासियों से उनकी जमीन गिफ्ट करा ली जाती है। फिर इन जमीनों पर इलीगल एक्टिविटीज चलती हैं। अप्रैल 2022 में दुमका में हथियारों की एक अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई थी। वहां इलीगल हथियार बनाए जा रहे थे। यह हथियार फैक्ट्री गिफ्ट डीड की जमीन पर ही चल रही थी। जब बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने छापा मारा तब जाकर यह मामला सामने आया। दरअसल झारखंड में आदिवासी अपनी ज़मीन को बेच नहीं सकते हैं। संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के तहत वो अपनी ज़मीन किसी को लीज पर भी नहीं दे सकते। ऐसे में इनकी ज़मीन को हथियाने का एक तरीका गिफ्ट लैंड के तौर पर सामने आया। दरअसल भोले भाले आदिवासियों को बहला फुसलाकर कई जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो इनकी ज़मीन अपने कब्जे में ले लेते हैं। सिर्फ नोटरी के पास जाकर एक साधारण तरीके से गिफ्ट के जरिए यानी दान पत्र के जरिए उनसे ज़मीन लेने का एक प्रमाण बनवा लिया जाता है। हालांकि इसका कोई कानूनी आधार नहीं होता, फिर भी इस तरह के गिफ्ट लैंड के जरिए आदिवासियों की ज़मीन भी हड़पी जा रही है और ऐसी ज़मीन का बेजा इस्तेमाल, खतरनाक इस्तेमाल भी हो रहा है। हम अभी दुमका के जिस इलाके में हैं यहाँ पर इसी तरह की एक गिफ्ट लैंड पर मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। गिफ्ट लैंड के जरिए ये ज़मीन दी गई थी, लेकिन यहाँ मिनी गन फैक्ट्री चल रही थी। अवैध तरीके से हथियार बनाए जा रहे थे। करीब 150 ऐसे जो अर्धनिर्मित हथियार थे, पिस्टल थे, वो यहाँ से बरामद किया था पुलिस ने। फिलहाल इसे सील कर दिया गया है। जब इंडिया टीवी के संवाददाता नीतीश चंद्र संथाल परगना इलाके में पहुंचे तो उन्हें कई जिलों में एक खास ट्रेंड दिखा। कई आदिवासी महिलाओं से मुसलमानों ने शादी कर ली थी। इनमें से कई महिलाएं ऐसी थीं जो अपने अपने गांव की पंचायत की मुखिया हैं, लेकिन उनका रिमोट उनके मुस्लिम हस्बैंड्स के पास है। ऐसी महिलाओं की आदिवासी पहचान पूरी तरीके से मिट चुकी है। वो खुद भी इस्लामिक तौर तरीके अपना रही हैं, उनके बच्चे भी इस्लाम धर्म का हिस्सा बन रहे हैं। दुमका और साहिबगंज जिलों में नीतीश चंद्र को ऐसे कई मामले मिले। साहिबगंज के बिशुनपुर गांव में मुखिया का पद आदिवासियों के लिए रिजर्व है। यहां से तालामई टूडू मुखिया हैं। उनकी शादी वसीम अकरम से हुई है। पूरा गांव तालामई के बजाय वसीम अकरम को ही मुखिया मानता है। वहीं तालामई टूडू ने कहा कि वो पर्दा प्रथा मानने लगी हैं, अब नमाज पढ़ने लगी हैं। क्या नाम है आपका? तालामई टुडू। तालामई टुडू। जी सर। अच्छा, कब जीती मुखिया का चुनाव? 2 साल पहले। 2 साल पहले। जी। अच्छा, आपका क्या नाम है? आपका नाम? मेरा नाम वसीम अकरम। आप इनके पति हैं? जी। अच्छा, वजह क्या रही? चुनाव लड़ने ही के लिए ये शादी किया कि चूंकि आरक्षित सीट है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है।
ऐसा ही बात नहीं है कि हम चुनाव लड़ने के लिए शादी किए, ऐसा बात नहीं है। नहीं, यहाँ तो मजबूरी है ना, चूंकि ये महिला के लिए आरक्षित है, आदिवासी महिला के लिए आरक्षित है, तो आप तो कभी मुखिया बन नहीं सकते थे, आप मुखिया पति तो बन गए। मान लीजिए कोई शादी करके लेके आ गया, खड़ा हो गया, तो उसको थोड़ी ना चाहेगा। पब्लिक जब तक नहीं चाहेगा आप नहीं बन सकते हैं। आपने कुछ सीखा कि नहीं इनसे, आदिवासी समाज की जो प्रथाएं हैं वो सब सीखा कुछ? सीखा है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। अच्छा, आपने क्या सीखा इनसे? मुस्लिम समाज की जो तौर तरीके हैं वो अपनाती हैं आप? जी सर, बहुत कुछ सीखे हैं। जैसे नमाज वाग कैसे पढ़ा जाता है, ये सीखा? नहीं, हल्का मोटा मोटे जानते हैं। अच्छा, क्योंकि बहुत सारी पर्दा कई चीज़ें होती हैं, तो वो सब आप करती हैं? हाँ, पर्दा करते हैं। बिशुनपुर में आशा वर्कर थेमी सोरेन ने कहा कि उनके गांव में ही नहीं, आसपास के कई गांवों में मुसलमानों ने आदिवासी लड़कियों से शादी की है। इससे आदिवासियों की आबादी घट रही है क्योंकि उनके बच्चे मुसलमान होते हैं। शादी किया है जो मुखिया में भी खड़ा हुआ है। इसमें एक बार सुनने मिला था कि जो मुस्लिम में गई है आदिवासी लड़की, तो उसको मुखिया में नहीं देने का, लेकिन अब देखते हैं फिर हो गया है उसका। तो ऐसे में तो कम होते जाएगा, तो ऐसे घटेंगे। 1-2 घर से 3 घर से अगर आदिवासी लड़की चल जाएंगे मुस्लिम में, तो पूरा घट जाएंगे ऐसे तो। साहिबगंज की तरह दुमका के घाट रसिकपुर गांव में भी मुखिया की पोस्ट आदिवासी महिला के लिए रिजर्व है। यहां की मुखिया प्रिस्ला हंसदा ने भी एक मुस्लिम आदमी से शादी की। एक मुसलमान से शादी करने के बावजूद प्रिंसला ने खुद यह माना कि आदिवासी लड़कियों का ऐसी शादी करना गलत है। इससे उनके समुदाय को नुकसान हो रहा है। ऐसी शादियां रुकनी चाहिए। क्या नाम है आपका? प्रिस्ला हंसदा। आप यहाँ की मुखिया है? मुखिया है आप इनके पति हैं? जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़ीक अंसारी। आप दोनों ने शादी कब की? हो गया 14 साल। 14 साल पहले। अच्छा, तो ये बताइए कि कैसे शादी हुई आप लोग की? कोर्ट से हुआ है। अच्छा, लव मैरिज था? लव मैरिज। इस तरह की शादियों पे जो सवाल उठाए जाते हैं आदिवासी और मुस्लिम की शादी पर, उस पर आपका क्या कहना है? ये तो मतलब एगो समाज लेके तो सच बात है कि मुस्लिम और आदिवासी में शादी तो जज तो नहीं है, लेकिन ये तो गलत तरीका से ही लव मैरिज में हो गया है। तब आप देखिए, इसको बिगाड़ने से अच्छा ठीक करना है। आप क्या करेंगे, जो हो गया और नहीं होना चाहिए वो बाद में। सवाल उठाया जा रहा है कि आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। अरे हाँ, ज़्यादा मुस्लिम पर जा रहा है, ज़्यादा ये पर जा रहा है, हिंदू पर भी जा रहा है। आपके बच्चे कितने हैं? कितने बच्चे? एक है। क्या नाम है इसका? राजीव अंसारी। तो इसको भी राजनीति में लाना चाहिए? नहीं, इसको राजनीति में नहीं लाना चाहते हैं। संथाल परगना में आदिवासियों के बीच काम करने वाले सोशल वर्कर्स इस बदलती डेमोग्राफी को एक बड़ी साजिश बताते हैं। उनका कहना है कि एक प्लानिंग के तहत आदिवासी महिलाओं से शादी की जा रही है ताकि आदिवासियों के राजनीतिक अधिकारों पर कब्जा किया जा सके। दुमका के सोशल वर्कर चंद्रमोहन हंसदा ने कहा कि ऐसी शादियों का मकसद आदिवासियों के नाम पर मिलने वाले पट्टों पर कब्जा करना होता है। खासकर अभी जो हम इंटर कास्ट मैरिज जो हो रहा है, ये सबसे बड़ा घातक प्रहार हो रहा है आदिवासी समाज में। और इसमें हम ये नहीं कहेंगे खाली मतलब मुस्लिम समुदाय, इसमें क्रिश्चियन समुदाय भी आ रहे हैं। वास्तव में प्री प्लानिंग है, जो अदर कास्ट के लोग जो प्रहार कर रहे हैं, जो शादी कर रहे हैं। और अभी देखा भी गया है, जो पंचायती राज का चुनाव हो, उसमें जिला परिषद हो, जो चेयरमैन बनते हैं, चाहे मुखिया बनते हैं, पंचायत समिति बनते हैं, कई उदाहरण हैं झारखंड में। और ऐसा नहीं है कि यहाँ बड़े बड़े MLA MP भी जो बनते हैं, ये खाली पंचायत राज तक व्यवस्था तक ये सीमित नहीं है। बड़े बड़े MP, बड़े बड़े MLA तक ये ऐसा अभी साजिश किया जा रहा है कि आदिवासी के ऊपर प्रहार किया जा रहा है कि शादी करके लाओ। और अभी सबसे पहले तो यहाँ पर हम कहना चाहेंगे, जो आपका शादी करके जो ला रहे हैं जो मुस्लिम समुदाय, तो ये जैसे खनन पट्टा हो गया, खनन पट्टा भी हो गया, खासकर जो आप राजनीति लाभ लेने के लिए जो कर रहे हैं, तो कुल मिला के जो ये प्री प्लानिंग वास्तव में राजनीति षड्यंत्र ही कहा जाए। दुमका की जामा मस्जिद के इमाम ने संथाल परगना में मुसलमानों की आबादी बढ़ने का एक अजीब तर्क दिया। इमाम जमील अख्तर ने कहा कि मुसलमानों के अलावा बाकी सभी समुदायों के लोग नशाखोरी करते हैं। चूंकि मुसलमानों के यहाँ नशा हराम है, इसलिए उनकी नशाखोरी से मौत नहीं होती और उनकी आबादी बढ़ती है। इमाम जमील अख्तर ने इसके लिए हाथरस हादसे की मिसाल दी। ये सिर्फ वजह झारखंड ही की नहीं है,
पूरी दुनिया की बात है कि हमारे मुसलमान बढ़ रहे हैं और दीगर बरादरी घट रहे हैं, और घटने का सिर्फ और सिर्फ कारण है नशाखोरी, और जो जिस चीज़ से ज़्यादा हानि होता है उन चीज़ों से नहीं बचते हैं लोग। अब मुसलमानों के यहाँ तो वो सारे चीज़ हराम हैं, दारू है, गांजा है, जो नशा होता है वो हराम है। अब हराम चीज़ हम नहीं खाएंगे तो हमारा तो ज़ाहिर सी बात है हम कम मरेंगे। 150 जो मरा हाथरस में वो कौन थे? ज़्यादा गैदरिंग करने वाले ही मरते हैं। वो तो एक हादसा है, घटना है। हादसा है तो हादसा क्यों होता है? शराब पी के जाते हैं, नशा करके जाते हैं, गांजा पी के जाते हैं। ऐसी घटना तो कहीं हो सकती है, मुसलमानों का भी कोई बड़ा जलसा होगा तो वहाँ भी भगदड़ मच सकती है। कभी नहीं, आप किसी भी वक्त आप दिखा दीजिए कोई भी जलसे में भगदड़ होने का सवाल ही नहीं है, इसलिए कि नशा करके जाते नहीं। सबसे बड़ी जो भूल है वो नशा है। चूंकि मामला आदिवासियों के संसाधनों, उनकी जमीनों, अधिकारों पर अवैध कब्जे का है, इसलिए झारखंड में अवैध घुसपैठ एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी ने यह मुद्दा झारखंड विधानसभा में उठाया। उन्होंने डेटा देकर बताया, संथाल में हर जनगणना के बाद आदिवासी घटते गए क्योंकि घुसपैठ बढ़ रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राजमहल असेंबली सेक्शन में 2019 से 2024 के बीच एक बूथ पर 123% वोटर बढ़ गए क्योंकि घुसपैठिए बांग्लादेश से आकर संथाल परगना में बस रहे हैं। जब पिछले चुनाव में राजमहल क्षेत्र में एक एक बूथ पर 123% की वृद्धि हुई है, उन्हें 2019 और 2023 के बीच में मतदाता होगी, तब ये ध्यान में आया कि भाई इतनी बढ़ोतरी वृद्धि कैसे हो सकती है मतदाता की, क्योंकि वहां तो कोई नया फैक्ट्री भी खुला नहीं उस क्षेत्र में। फैक्ट्री खुलता है तो समझते हैं कि बाहर से माइग्रेट होकर के काम करने आते हैं, मतदाता सूची में नाम चढ़ा लेते हैं, चढ़ता ही है, वो तो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन वो हुआ नहीं उस क्षेत्र में। फिर ये आबादी इतना किसो हो गई। इस प्रकार की दिखाई पड़ा कि 50,000 मतदाता को वहां पर उस विधानसभा में बढ़ाया गया। तब ध्यान में आया कि भाई आखिर ये हुआ क्या है मामला, थोड़ा सा और उसको देखा जाए। तो तब देखे बांग्लादेश से बड़ी तादाद में रोहिंग्या आए और संथाल परगना में, जो कि बंगाल से सटा हुआ बॉर्डर है, यहाँ आकर के लोग बसते चले गए। सरकार ने भी माना है उसको। तो संथाल परगना में लगातार खास करके जो ट्राइबल की पॉपुलेशन है वो समाप्त हो रही है। यानी अगर हम कहें कि संथाल परगना के अस्तित्व ही खतरे में है। हालांकि हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी के इल्जाम को सिरे से खारिज कर दिया। इरफान अंसारी संथाल परगना के जामताड़ा से ही विधायक हैं। वो कहते हैं कि बाबूलाल मरांडी अपने देश के लोगों को ही घुसपैठिया कह रहे हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं और उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया। इरफान अंसारी ने कहा कि घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन केंद्र ने तो झारखंड में अडानी का पावर प्लांट लगवाया और उसकी बिजली बांग्लादेश को बेची जा रही है। बांग्लादेश आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, आप अडानी प्लांट लगा रहे हैं, आप पावर बेच रहे, आप हमारा कोयला, हमारा मुसलमानों का कोयला, मुसलमानों को जमीन पर आप अडानी प्लांट लगा दिए, आदिवासियों की जमीन पर अडानी प्लांट लगा दिए, आप अडानी पावर बेच रहे हैं बांग्लादेश को, पैसा कमा रहे हैं उससे, मोटी रकम दे रहे हैं बांग्लादेश से और गाली भी दे रहे हैं बांग्लादेश को। ये कहाँ संविधान है भाई? ये कहाँ का रूल है? बीजेपी को कहूँगा औकात में रह के बात करो बताया, और मुसलमानों को गाली मत दिया करो, टारगेट मत क्या करो। कौन दे रहे हैं साहब? आप किसकी भाषा बोल रहे हैं? हम बाबूलाल जी बोल, बाबूलाल जी की भाषा आप क्यों बोलिएगा? पूछ रहे, क्वेश्चन दे रहे। ये लोग तो एक्सपर्ट है झूठ बोलने में। हाईकोर्ट जो बोल रहा था, फिर हाईकोर्ट ने कहा कि आप गिनिए, तो गिनने का काम किसका है? पब्लिक मूर्ख है क्या? हमारा जनता मूर्ख है क्या? मैंने कहा है बाबूलाल जी को, एक भी अगर बांग्लादेशी बता देंगे वो, मैं चलूंगा बाबूलाल जी को, एक एक घर लेके चलूंगा। अगर एक भी बांग्लादेशी बता देंगे तो जो कहेंगे बाबूलाल जी मैं करूंगा। सियासत से अलग घुसपैठ एक बहुत गंभीर मामला है। भारत के सबसे बड़े आदिवासी इलाकों की डेमोग्राफी चेंज होना चिंता की बात है। झारखंड सरकार को इसे राजनीतिक चश्मे से देखने की बजाय एक सीरियस सोशल इशू के तौर पर एक्सेप्ट करना होगा। अगर आदिवासियों की जमीनों पर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है,
अगर आदिवासी महिलाओं से शादी करके पॉलिटिकल पावर पर कब्जा किया जा रहा है और फेक डॉक्यूमेंट से भारत की नागरिकता हासिल की जा रही है, तो ये एक राजनीतिक मसला नहीं रह जाता, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरे की बात है। देश के संसाधनों पर अगर घुसपैठियों का कब्जा हो रहा है तो ये राजनीतिक खींचतान की बात नहीं है, भारत की सुरक्षा का सवाल है। और नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। घुसपैठियों की भारत में कोई जगह नहीं है। उनको आइडेंटिफाई करना, देश से डिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। यूपी में अटेंडेंस को लेकर सरकार और टीचर अब आमने सामने हैं। दरअसल यूपी के प्राइमरी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए अब ऑनलाइन अटेंडेंस जरूरी कर दी गई है। 8 जुलाई से अटेंडेंस की यह व्यवस्था लागू हो चुकी है। डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम में अब टीचर्स को स्कूल आकर एक ऐप के जरिए अपनी हाजिरी लगानी होती है। शिक्षकों को स्कूल के अंदर अपनी तस्वीर ऐप पर पोस्ट करनी होगी। अटेंडेंस आने और जाने दोनों वक्त देनी होगी। सर्दियों और गर्मियों के लिए तय वक्त के अंदर अगर ये शिक्षक हाजिरी नहीं लगाएंगे तो उन्हें एब्सेंट मानकर उनकी सैलरी काट ली जाएगी। प्राइमरी स्कूलों के 6,09,000 टीचर्स पर यह व्यवस्था लागू हुई है। सरकार ने 2,09,000 टैबलेट्स स्कूलों तक पहुंचा भी दिए हैं और जहां टैब नहीं पहुंचे हैं वहां मोबाइल फोन से अटेंडेंस की व्यवस्था की गई है। अभी तक रजिस्टर में ही टीचर्स और बच्चों की हाजिरी लगती थी। स्कूल के सारे कामकाज जैसे मिड डे स्कूल, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी का ब्यौरा, ये सब रजिस्टर में रखा जाता था। लेकिन अब प्रेरणा ऐप में सारी जानकारी फीड की जाएगी। लेकिन टीचर्स और उनकी एसोसिएशन इसका विरोध कर रहे हैं। इसलिए यूपी के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में टीचर्स ये डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगा रहे। स्कूलों में अब टीचर्स काली पट्टी बांधकर पढ़ा रहे हैं। 8 जुलाई को पहले दिन पूरे राज्य में सिर्फ 16,000 टीचर्स ने डिजिटल अटेंडेंस लगाई। टीचर्स के विरोध के बीच अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइमरी एजुकेशन MKS सुंदरम ने आधे घंटे का ग्रेस पीरियड देने का भी ऐलान कर दिया है। इसके बावजूद शिक्षकों को अब ऐतराज है। सरकार ने लेकिन अब सख्त कदम उठाते हुए एक्शन लिया है। उन्नाव और बाराबंकी में ऑनलाइन अटेंडेंस न लगाने वाले 23,000 से ज्यादा टीचर्स की सैलरी काटने के आदेश दे दिए गए हैं। डिजिटल अटेंडेंस पर टीचर्स को ऐतराज क्यों है वो भी आप जान लीजिए। असल में डिजिटल अटेंडेंस के जरिए सरकार की कोशिश यह है कि जो शिक्षक अपने काम में लापरवाही बरत रहे हैं, टाइम पर स्कूल नहीं आते हैं, उन पर नकेल कसी जाए। ये काम तो कोई गलत नहीं है। आज इंडिया टीवी के कई रिपोर्टर्स यूपी के अलग अलग जिलों में गए, सरकारी स्कूल की टीचर से बात की, वहां की व्यवस्था को देखा। गांव के उन स्कूलों में भी गए जहां के शिक्षक सबसे ज्यादा इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। सारे टीचर्स ने एक ही बात कही, ऑनलाइन अटेंडेंस में प्रॉब्लम है। लेकिन वजह सबकी अलग अलग थी। इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारा प्रतापगढ़ के 3 सरकारी स्कूलों में गए। जब पवन नारा सांगीपुर के एक स्कूल में पहुंचे तो सारी क्लास खाली थी। सारे टीचर्स बाहर पेड़ के नीचे कुर्सी लगाकर आराम कर रहे थे। जैसे ही कैमरा देखा, सब अपनी अपनी क्लास की तरफ दौड़ पड़े। जब प्रिंसिपल से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो हड़ताल पर नहीं है, क्लास चल रही है, लेकिन डिजिटल अटेंडेंस के वो खिलाफ हैं। प्रिंसिपल ने कहा कि एसी कमरों में बैठकर सरकार तो नियम बना देती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नहीं देखती। किस बात पे? यहाँ टीचर्स की हड़ताल चल रही है। जब हम आए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टीचर यहीं बैठे हुए थे। प्रधानाध्यापक हमारे साथ हैं। सर, हड़ताल कब से चल रही है और क्यों चल रही है? हड़ताल 8 तारीख से चल रही है। हम लोग डिजिटलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। हमारी कुछ मांगे हैं, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम मोबाइल से काम नहीं कर पाएंगे। आप तो बैठ के एसी में बना देते हैं, कानून नियम पास कर देते हैं, आप जमीन से आके जुड़े। हमारी मांगे हैं, हमें 14 सीएल दिया जाए, हमें हाफ लीव दे दी जाए। मान लीजिए हमारे अचानक हमारी गाड़ी पंचर हो गई, हम कुत्ते से लड़ गए, गिर गए, तो हम 8 बजे यहाँ कैसे पहुँच पाएंगे? लेकिन हम लोग सुबह समय से आ जाते हैं, 7:45 का हम सिग्नेचर करते हैं अपने रजिस्टर पर, बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी तो आप सारे बैठे हुए थे। अभी तो खाना खाए सब बच्चे, और देखिए गैस सिलेंडर रखा है, बच्चे भी खाना खाए, तुरंत 10 मिनट बाद बच्चों खेल लो। इस स्कूल में सरकार की तरफ से टैबलेट पहुंच चुका है, लेकिन अब भी हाजिरी रजिस्टर पर ही लग रही है। स्कूल के हर टीचर ने कहा कि इमरजेंसी में कोई भी लेट हो सकता है, लेकिन जब अटेंडेंस रजिस्टर देखा गया
तो हर टीचर वक्त पर स्कूल आया हुआ दिखा। इस पर पवन ने पूछा कि सारे टीचर अगर टाइम से स्कूल आ जाते हैं तो डिजिटल अटेंडेंस लगाने में किस बात की प्रॉब्लम है। इस पर प्रिंसिपल साहब हड़बड़ा गए, लेकिन दूसरे टीचर ने एक नया ऑब्जेक्शन सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि अगर नेटवर्क नहीं आया तो स्कूल में आने के बावजूद एब्सेंट लग जाएगी। ये इस तरह का एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है टीचर का, विनोद इनका नाम है। ये 7:50 पर आते हैं, 2 बजे चले जाते हैं। आशुतोष 7:50 पर आते हैं, 2 बजे चले जाते हैं। 7:50, 7:50, 7:45, 7:50, 7:45। मेरा सिर्फ तर्क ये है कि ये रजिस्टर बताता है कि टीचर 7:45 बजे आ जाता है, तो डिजिटल में दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है, हमारी सारी मांगे डिजिटल में चोरी पकड़ी जाएगी। हाँ नहीं, हमारी मांगे जब तक नहीं पूरी होगी मैं डिजिटल नहीं करूंगा। एक सेकंड, जिस दिन मान लीजिए नेटवर्क नहीं रहा, उस दिन हमारी एब्सेंट लग जाएगी। उस दिन का क्या विकल्प है ये बता दीजिए आप। जरा आपको एक क्लास की स्थिति दिखा दे। बढ़िया कमरा बना हुआ है, बढ़िया टाइलिंग है, टाट पर बच्चे बैठे हुए हैं। द एंट एंड द डव की एक कहानी लिखी हुई है और इस कहानी को लिखा गया था 11/7 को। हाँ जी, हाँ जी। समस्या जैसे इतने दिन हो गया डेस्क बेंच नहीं है, बच्चे आज भी टाट पट्टी बैठते हैं। यहाँ पे साफ सफाई के लिए जैसे कर्मचारी नियुक्त हैं ना, लेकिन परमानेंट वो भी नहीं आ पाते हैं। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स की टीम आज यूपी के 5 जिलों के 12 स्कूलों में गई। हर स्कूल में टीचर ने लीव सिस्टम में खामी की बात की। टीचर्स एसोसिएशन भी यही मांग उठा रहा है। हमारी संवाददाता रुचि कुमार बाराबंकी के 4 सरकारी स्कूलों में गई। इन स्कूलों में टीचर ब्लैक बैंड बांधकर पढ़ा रहे हैं। कई टीचर्स से बात की, सबने कहा नई सिस्टम में कमी है। ऐप ठीक से काम नहीं करता, नेटवर्क गायब रहता है, बिजली नहीं आने की वजह से टैब को चार्ज करने में दिक्कत है। ऐप से अटेंडेंस प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए सरकार पहले सारी कमियों को दूर करे और फिर इसे लागू करे। कई महिला टीचर्स ने कहा कि सरकारी शिक्षकों पर पहले से ही काम का बहुत बोझ है और अब यह तस्वीर खींचकर अटेंडेंस लगाने से उनका बोझ और बढ़ जाएगा। फिर वो पढ़ाई पर कैसे ध्यान दे पाएंगी। सभी टीचर्स टेक्निकल डिग्री नहीं लिए हुए हैं, बहुत सारी और दिक्कतें आती हैं, जैसे ऐप पर कार्य करना, कम लैपटॉप पर काम करना, तो वो एक टैबलेट लैपटॉप ही का एक छोटा रूप होता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को पहले से बताई जाएं अच्छे से। आज यहाँ पिछले 6 दिन से बिजली नहीं आई है, क्योंकि रोस्टर के अनुसार गांव में अभी बिजली रात की चल रही है। ये 15 दिन तक रात की चलेगी, उसके बाद 15 दिन दिन की चलेगी। तो ऐसे में टैबलेट चार्ज की बड़ी समस्या है। विभाग पे इससे ये कहा गया है कि टैबलेट आप घर ले जाके चार्ज करें। तो रोज रोज टैबलेट ले जाना और उसे लाना, ये एक अव्यवहारिक प्रतीत होता है। जो ऑफिसेस आपके शहरों में हैं वहाँ शुरू किया जाए और वहाँ पर जो दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों को दूर करने के बाद यहाँ पे गांव के सुदूर अंचलों में शुरू किया जाए तो ये ज़्यादा हितकर होगा। डिजिटाइजेशन के हम विरोध में नहीं है। हम कहते हैं डिजिटाइजेशन तब होता है जब हर कुछ डिजिटल हो। हमारे स्कूल की कंडीशन देखिए, ना यहाँ कायाकल्प का काम हुआ है, ना फर्श टूटा है, ना टाइलिंग है, कुछ भी नहीं है, लाइट आती नहीं है। इस परिस्थिति में बताइए हम मतलब हर कुछ करके हम लोग और 7:25 पे हम लोग आ जाते हैं स्कूल में। हम अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, पूरे टाइम से कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो, अब 2 लोगों का स्टाफ है, हम 3 टाइम फोटोग्राफ लेने खड़े होंगे। हम फोटोग्राफर नहीं है। आप आके चेक करिए, हर चीज़ ऑनलाइन के लिए क्यों आप लोग करते रहते हैं? हमको ऑनलाइन चीज़ें पसंद नहीं है। आप स्कूल में आके देखिए कि हम लोग पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, उसके लिए हमारी पूरी जवाबदेही है। शिक्षा के लिए हम ये मना नहीं कर रहे हैं, हम लोग आई स्कूल रहे हैं पढ़ाने के लिए, तो हम लोग आ रहे हैं। सरकार को ये व्यवस्था लागू क्यों करनी पड़ी, इसके पीछे बड़ी वजह है। अक्सर इस तरह की खबरें आती हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई में टीचर्स लापरवाही बरतते हैं, टीचर्स देरी से आते हैं, क्लास में बच्चे पढ़ते नहीं। सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए बेसिक शिक्षा अधिकारी तैनात हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी के दायरे में कई स्कूल आते हैं। ऐसे में सारे स्कूलों की फिजिकल मॉनिटरिंग वेरिफिकेशन कर पाना संभव नहीं होता। इसलिए सरकार ने डिजिटल व्यवस्था लागू की। सरकारी स्कूलों में टीचर्स कैसे लापरवाही बरतते हैं, इसका एक एग्जाम्पल सामने आया संभल में। यहां के एक सरकारी स्कूल में डीएम साहब अचानक पहुंच गए और चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। स्कूल के एक टीचर के मोबाइल की हिस्ट्री चेक की गई तो पता चला कि क्लास के टाइम में वो मोबाइल फोन में बिजी थे। टीचर ने 1 घंटे 17 मिनट तक कैंडी क्रश सागा गेम खेला, 28 मिनट फोन पर बात की, 17 मिनट तक फेसबुक इस्तेमाल किया। जिलाधिकारी ने इस आरोपी टीचर को अब सस्पेंड कर दिया है।
अभी एक शिक्षक ने हमें दिखाया, हमने कहा आप अपनी डिजिटल वेलबींग दिखाओ। तो जब मोबाइल देखा तो वो शिक्षक 8 बजे विद्यालय में आए हैं, अभी 2 बजे का समय हुआ है और लगभग 2.5 घंटे कैंडी क्रश सागा देख चुके हैं, वो खेल चुके हैं कैंडी क्रश सागा। उसके अतिरिक्त लगभग 1 घंटा और वो मोबाइल पर थे। तो सोच के देखिए 8 से 2 के बीच कितने समय मोबाइल पे शिक्षक जो रहते हैं वो सही नहीं है। मोबाइल पर बैन नहीं लगाया जाएगा, मोबाइल आवश्यक है, लेकिन यदि इसका अपने व्यक्तिगत रूप से उपयोग करना है तो वो घर पे करें, विद्यालय में न करें। यूपी के जिन स्कूलों में हमारे संवाददाता गए, वहां के टीचर्स ने कहा कि वो तो टाइम पर आते हैं। हम भी ये मानते हैं कि ज्यादातर टीचर अपने काम को सीरियसली करते हैं, लेकिन ऐसे टीचर्स को नई व्यवस्था में भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक सच ये है कि सरकारी स्कूलों में टीचर्स की लापरवाही के, देर से आने के, बच्चों को ठीक से न पढ़ाने के कई मामले आते रहते हैं। संभल का एग्जाम्पल अभी आपने देखा ही। बच्चे देश का भविष्य हैं। सरकारी स्कूलों में ज्यादातर गरीब बच्चे पढ़ते हैं। उनके भविष्य के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा, यूपी में बड़े पैमाने पर फर्जी टीचर पढ़ा रहे थे। 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनकी इंक्वायरी के आदेश दिए थे। एसटीएफ ने अपनी जांच में यह पाया था कि एक ही वक्त में एक टीचर अलग अलग जिलों के सरकारी स्कूलों में नौकरी कर रहा था। उसके नाम पर कोई दूसरा पढ़ा रहा था। 1500 टीचर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसलिए 2021 में योगी सरकार ने यह प्रेरणा ऐप लॉन्च किया। अब डिजिटल हाजिरी के बाद यह तय हो जाएगा कि जिस टीचर को नौकरी मिली है उसे ही पढ़ाना होगा, उसे वक्त पर स्कूल जाना होगा। इससे बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा सकेगी। एजुकेशन सिस्टम की मॉनिटरिंग की ठीक से मॉनिटरिंग की जा सकेगी। हालांकि व्यवस्था नई है, इसके कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन हर नई व्यवस्था में ऐसा होता है। इसके साथ ही सरकार को भी शिक्षकों की जायज मांगों पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकें। महाराष्ट्र काडर की आईएएस ऑफिसर पूजा खेडकर अपने बिहेवियर को लेकर इस वक्त बहुत चर्चा में है। साथ ही उनकी नियुक्ति पर भी सवाल उठे हैं। पूजा खेडकर पर आरोप है कि उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर करने के लिए ओबीसी का फर्जी सर्टिफिकेट लगाया। इसके साथ साथ दिव्यांगता का भी फर्जी सर्टिफिकेट दिया। असल में पूजा खेडकर 2022 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। उन्हें यूपीएससी की परीक्षा में 821वीं रैंक मिली थी। पिछले महीने उन्हें ट्रेनिंग के लिए पुणे के कलेक्टर ऑफिस में भेजा गया। 3 जून को पूजा खेडकर को पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर ज्वाइन करना था, लेकिन इससे पहले ही वो बड़ी बड़ी डिमांड रखने लगी। पूजा ने ज्वाइन करने से पहले ही पुणे के कलेक्टर को मैसेज किया कि उन्हें सरकारी गाड़ी चाहिए, सरकारी आवास चाहिए, निजी केबिन चाहिए, स्टाफ चाहिए। पुणे के कलेक्टर ने उनसे कहा कि प्रोबेशनरी ऑफिसर को यह सारी सुविधाएं नहीं दी जाती, लेकिन वो जिद पर अड़ी नहीं। इसी बीच पूजा खेडकर ने एक एडिशनल कलेक्टर की गैर मौजूदगी में उनके चेंबर पर कब्जा कर लिया, वहां बैठने लगी। अब इतना ही नहीं, पूजा खेडकर को जब सरकारी गाड़ी नहीं मिली तो उन्होंने अपनी प्राइवेट ऑडी कार में लाल नीली बत्ती लगवा ली, उस पर महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगवा लिया। पुणे के कलेक्टर सुहास दिवासे को जब ये तमाम शिकायतें मिली तो उन्होंने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी और रिक्वेस्ट किया कि पूजा खेडकर को किसी और जिले में ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि उनकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशन सामने आ रही हैं। अब चूंकि पूजा खेडकर के पिता भी रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हैं और उन्होंने भी तहसीलदार को फोन करके कहा था कि आप लोग मेरी बेटी को परेशान कर रहे हैं, भविष्य में आपको इसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ेगी, इसलिए डीएम ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया। इसके बाद पूजा खेडकर का ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें पुणे से वाशिम भेज दिया गया। आज पूजा खेडकर ने वाशिम में असिस्टेंट कलेक्टर का चार्ज संभाला, लेकिन अपने ऊपर लगे इन आरोपों पर वो बिल्कुल चुप हैं। I'm not authorized to speak anything right now, so I cannot comment on this. नहीं मैम, आज अपन ज्वाइन करना रहा। Oh, I'm very happy to join in Washim district. अच्छा. I'm looking forward to working in. अच्छा मॅम, आपल्यावर जे मीडियामधून सातत्याने आरोप केले जात आहेत, नेमकं काय सांगाल त्याबद्दल? नाही, मी ऑथराइज नाही आहे त्याच्याबद्दल बोलण्यासाठी. गव्हर्नमेंट डू नॉट प्रोवाइड मी टू स्पीक अबाउट दैट, सो सॉरी आई कैनॉट. चूंकि पूजा खेडकर ने अपनी निजी ऑडी कार पर लाल नीली बत्ती लगाई, उस पर महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगाया और कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा कि ऐसा करना गलत था, फिर भी पूजा खेडकर ने ऐसा किया। इसलिए पूजा खेडकर भले वाशिम में थी, लेकिन पुणे में उनकी ऑडी कार की जांच करने के लिए पुलिस उनके घर पहुंची।
काफी देर तक किसी ने गेट नहीं खोला, लेकिन बाद में पुलिस की तरफ से पूजा खेड़कर को नोटिस दिया गया। पुलिस इंस्पेक्टर शकील पठान ने कहा कि निजी वाहन पर बत्ती का प्रयोग ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन है, इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस पर कार्रवाई होगी। जो ये ऑडी गाड़ी है व्हाइट कलर की, उसके ऊपर अंबर दिया लगा हुआ है और जो महाराष्ट्र शासन लिखा हुआ है उसका कुछ परमिशन नहीं लिया गया। ऐसे ऐसे हमें जानकारी मिली है, उसी के तहकीकात के लिए हम यहाँ पे आए हैं। गाड़ी हमको अभी मिली नहीं है, गाड़ी मिलने के बाद उसके ऊपर हम जो कायदेशीर कार्रवाई है वो सब करने वाले हैं। आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर के सिर्फ बिहेवियर पर नहीं, सिविल सर्विसेज में उनके सिलेक्शन को लेकर भी सवाल उठे हैं। पूजा पर आरोप है कि उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास करने के लिए खुद को नॉन क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट बताया था, जबकि उनके रिटायर्ड सरकारी अधिकारी पिता ने जब पिछले दिनों लोकसभा का चुनाव लड़ा था तो एफिडेविट में अपनी सालाना इनकम उन्होंने 43 लाख के करीब बताई थी। यह जानकारी भी दी थी कि उनके पास करीब 40 करोड़ की प्रॉपर्टी है, जबकि नॉन क्रीमी लेयर में सिर्फ उन्हें माना जाता है जिनकी पेरेंटल इनकम 8 लाख रुपए तक हो। इतना ही नहीं, पूजा खेड़कर पर आरोप है कि यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए उन्होंने दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट दिया और 2022 में उनसे इसके वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली एम्स में जाने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने कोविड का बहाना बनाकर ऐसा नहीं किया। विजय कुम्हार नाम के एक आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है कि पूजा खेड़कर के बारे में उन्होंने तमाम जानकारियां इकट्ठा की हैं। अगर वो फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर आईएएस ऑफिसर बनी है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। मेरी छानबीन में ये निकल आया है कि ओबीसी क्रिमिनल उसको ही मिलता है, ओबीसी जिनके फैमिली का मतलब माँ बाप का उत्पन्न आमदनी 8 लाख से कम हो सालाना, लेकिन इनकी आमदनी तो 40 करोड़ की दिखाई दे रही है। पिछले साल की उनके पिताजी की आमदनी 43 लाख दिखाई दे रही है। वो एमपीसीबी में ऑफिसर थे, उनको पेंशन भी रहेगी। उसके बावजूद उनकी संपत्ति इतनी है कि 110 एकड़ जमीन, 6 फ्लैट, 1 लोखंड वाला में 6 दुकान की जो एरिया है वो 1,60,000 स्क्वायर फीट है। डायमंड 17 लाख की घड़ी। इनका अगर ऐसा लैविश लाइफस्टाइल है तो इनको किसी ओबीसी का या किसी दिव्यांग का हक छीनने का कोई अधिकार नहीं, और वो भी झूठे डॉक्यूमेंट सबमिट करके। दिव्यांग वाला जो डिटेल्स है उसमें उन्होंने अपने आंखों से दिखाई नहीं देता, ऐसा कम दिखाई देता ऐसे उन्होंने बताया, और मल्टीपल डिसेबिलिटीज उनको देखने के बाद तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता कि उनके पास कोई डिसेबिलिटी है। लेकिन और उन्होंने जिस तरीके से बिहेवियर किया है पुणे में, वो किसी भी आईएएस ऑफिसर को शोभा नहीं देता। अगर एंट्री स्टेज पर यह हालात है तो अगर कल उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल गई तो बहुत ही महाराष्ट्र का या देश का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब केंद्र सरकार ने पूजा खेड़कर पर लगे इल्जामों की जांच के लिए कमेटी बनाई है। भारत सरकार के एक एडिशनल सेक्रेटरी को पूरे मामले की जांच करके 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा गया है। उम्मीद करते हैं जांच रिपोर्ट आने के बाद पूजा खेड़कर से जुड़े तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे और जरूरत हुई तो सरकार कार्रवाई भी करेगी, ताकि भविष्य में कोई ऑफिसर इस तरह की हरकत से बाज आए। महाराष्ट्र में विधान परिषद इलेक्शन को लेकर एक बार फिर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो रही है। कल एमएलसी का चुनाव है और आज की रात ज्यादातर पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को 5 स्टार होटल्स में ठहराया है, ताकि एमएलसी के चुनाव में अपने वोट को इंटैक्ट रख सकें, क्रॉस वोटिंग ना हो। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मुंबई के ताज लैंड्स होटल में अपने विधायकों को रखा है। एकनाथ शिंदे खुद उनसे मिलने पहुंचे थे। इसी तरह अजीत पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी के एमएलएज भी अलग अलग 5 स्टार होटल्स में ठहरे हुए हैं। सारी पार्टीज का कहना है कि चूंकि विधान परिषद के चुनाव में प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, इसलिए उनके विधायकों को उसकी ट्रेनिंग देनी होती है, सब कुछ समझाया जाता है ताकि वोट डालने में कोई गलती ना हो। लेकिन सच तो यह है कि सारी पार्टीज को खतरा क्रॉस वोटिंग का है। कल विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव होंगे, 12 कैंडिडेट्स मैदान में, इसलिए जोड़ तोड़ की कोशिश हो रही है। एमएलसी के चुनाव में 1 सीट जीतने के लिए 23 विधायकों के वोट जरूरी हैं। बीजेपी ने अपने 5 कैंडिडेट उतारे हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने 2-2 कैंडिडेट खड़े किए हैं। हालांकि महायुति के सभी 9 कैंडिडेट्स की जीत के लिए कम से कम 207 वोट चाहिए और उनके पास 181 विधायकों का वोट है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि महायुति के सारे कैंडिडेट्स चुनाव जीतेंगे। बीजेपी के नेता प्रवीण दरेकर ने दावा किया कि कई छोटे दलों के विधायक और निर्दलीय विधायक भी उनके साथ हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है।
जिस तरह पिछली बार देवेंद्र फडणवीस का जादू चला था, इस बार भी वैसा ही होगा। होटल में क्या आज ही नहीं रखा है, होटल में तो रखने का हर बार इसी तरह का चुनाव आता है तो होता ही है, क्योंकि वो अपने उम्मीदवार को अपने मतदाताओं को मार्गदर्शन करना, क्योंकि प्रेफरेंशियल वोट होता है, वह कंफ्यूज नहीं होना, इसका उद्देश्य है। होटल में मौज मजा के लिए नहीं रहती। क्या आप लोग की स्थिति है, कितने आश्वस्त हैं कि 9 के 9 हम सीट? पूरे आश्वस्त है। भारतीय जनता पार्टी के 5, 2 अजीत दादा और 2 शिंदे साहब, ऐसा 9 के 9 उम्मीदवार हमारे चुन के आएंगे। हमारा पर्याप्त संख्या बल है। फडणवीस साहब की जादू तो चलती ही है, अभी तक जादू खत्म नहीं हुई, तो जादू तो होने वाली है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास 16 विधायक हैं, जबकि अपने कैंडिडेट मिलिंद नार्वेकर को जिताने के लिए उन्हें चाहिए कम से कम 23 वोट, मतलब उनके पास 7 वोट कम है। लेकिन पार्टी के एमएलए भास्कर जाधव ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के 2 विधायक, कम्युनिस्ट पार्टी का 1 विधायक उन्हें सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा कम से कम 1 निर्दलीय का जुगाड़ वो कर ही लेंगे। मुझे आप लोगों का बड़ा आश्चर्य लगता है, नंबर्स तो हमारे पास है, फिर भी आप बोल रहे हो कि हमारे पास नंबर नहीं है। कैसे नंबर नहीं है? 37 एमएलए कांग्रेस के, 16 एमएलए शिवसेना के, कितने हो गए? 53 हो गए। 12 उम्मीदवार का इसके हमारे एनसीपी के 65 हो गए, 2 समाजवादी पार्टी के, 1 कम्युनिस्ट का, कितना हो गए? तो हमारा आंकड़ा परफेक्ट है। शरद पवार की एनसीपी ने एमएलसी चुनाव में भारतीय शेतकारी कामगार पक्ष के कैंडिडेट को समर्थन दिया है। भले ही शरद पवार की पार्टी के पास सिर्फ 12 एमएलए हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वो अपने कैंडिडेट को जिता लेंगे। इसलिए उन्होंने अपने विधायकों को किसी होटल या रिजॉर्ट में नहीं ठहराया। जितेंद्र आवाड़ ने कहा कि उन्हें बाड़ाबंदी की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि उनके विधायक बिकने वाले लोग नहीं हैं, और ये बात महाराष्ट्र की जनता याद रखेगी। हमारे पक्ष प्रमुख पे हमारा विश्वास है, हम इतिहास में लॉयल्टी का निशाना करके पहचाने जाएंगे। जे लालच में नहीं फंसते, पैसे के लिए नहीं फंसते, ऐसे करके दुनिया हमको सम्मान करेगी। राजनीति की आज नहीं तो कल में खत्म हो जाएगी, लेकिन दुनिया ये कहेगी कि ये 50 खोखे में बेचा नहीं गया, 1000 करोड़ रुपए निधि के लिए ये पैर पे नहीं गया। हम वो आदमी के साथ खड़े हैं जो महाराष्ट्र में सह्याद्री करके पहचाना जाता है। महाराष्ट्र में एमएलसी के चुनाव ने 2022 के विधान परिषद चुनावों की याद दिला दी। 2022 में भी विधान परिषद चुनावों से उद्धव ठाकरे सरकार की पतन की शुरुआत हुई थी। एकनाथ शिंदे के समर्थक शिवसेना विधायकों ने 2022 के एमएलसी इलेक्शन में बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिया था, जबकि शिवसेना का अलायंस कांग्रेस के साथ था, मगर शिंदे गुट की क्रॉस वोटिंग की वजह से ही बीजेपी के उम्मीदवार जीत गए थे। कांग्रेस के कैंडिडेट की हार हुई थी। क्रॉस वोटिंग के बाद भी उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया था। वैसे बगावत करने वाले शिंदे गुट ने इसके लिए उद्धव ठाकरे के पर्सनल असिस्टेंट मिलिंद नार्वेकर को ही जिम्मेदार ठहराया था। इस बार उद्धव ठाकरे ने उन्हीं मिलिंद नार्वेकर को एमएलसी के इलेक्शन में उतार दिया है और इसी की वजह से वोटिंग की नौबत आई है। नीट एग्जाम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी थी, लेकिन अब उसे अगले गुरुवार तक टाल दिया गया है। नीट एग्जाम में अनियमितता और री एग्जाम को लेकर जो पिटिशंस दायर की गई हैं, उस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच अब 18 जुलाई को सुनवाई करेगी। इस बीच आज एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान से नीट स्टूडेंट्स के एक डेलीगेशन ने मुलाकात की। नीट पेपर लीक केस में भी आज एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। सीबीआई ने पेपर लीक के आरोपी रॉकी को पटना से अरेस्ट कर लिया। कोर्ट ने उसे 10 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। पता चला है कि रॉकी ने ही पेपर लीक के बाद उसे सॉल्व कराकर चिंटू को भेजा था। अब रॉकी से पूछताछ के बाद इस मामले के और पहलू सामने आएंगे।